अब ये देखें कि जापान जो है, भारत का तो ठीक है, पाकिस्तान के साथ पुराना मसला है। पाकिस्तान ने भी तो पूरी दुनिया को बताया था कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो भारत दहशतगर्दी कराता है, और हमने डॉसियर भेजे। कोई एक मुल्क भी ऐसा है दुनिया में जिसको हम ये साथ बिठा के और एक इस तरह की जॉइंट स्टेटमेंट ये कह सकते हैं कि भारत इस तरह कर रहा है? कोई एक मुल्क, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब या शाह महमूद कुरैशी साहब हमें बता सकें? क्वेश्चन ये है कि सारा टाइम आप हमें रोजी पिक्चर देते रहते हैं और कहते हैं बल्ले बल्ले हो गई, इधर ये हो गया, उधर वो हो गया। और दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जापानी प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया विजिट किया था और उन्होंने कंडेम किया है 26/11 और पठानकोट अटैक को जो कि पाकिस्तान ने किया। और कहा गया दोनों देशों के द्वारा, इंडिया और जापान के द्वारा, कि पाकिस्तान को उन टेररिस्ट पर कार्रवाई करनी चाहिए। रही बात दोस्तों पाकिस्तान की, तो इनकी औकात क्या है इनको खुद पता है। देखिए दोस्तों, अब पाकिस्तान जो है उसकी दुनिया में कोई ज़रूरत नहीं बची है। अब आप देखिए कि अमेरिका ने इनको साइड में कर दिया है, क्योंकि अफ़गानिस्तान का मैटर हल होने के बाद, अमेरिका के वहाँ से निकल जाने के बाद पाकिस्तान की उसको ज़रूरत नहीं है। और जब अमेरिका को ज़रूरत नहीं है तो दुनिया की किसी भी कंट्री को ज़रूरत नहीं है, समझिए। तो देखिए, चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। उसका जो पैरा पाकिस्तान के हवाले से है वो बड़ा खतरनाक है। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट करती होगी कि जापान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की स्टेटमेंट देगा। और ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का सीधा सीधा फेलियर है। एक बात तो ये है कि आज से 2 साल पहले मेरा ख्याल है कि जापानीज फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए, और वो पता चला था कि 9 साल बाद जापानीज फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं, 9 साल बाद। रिसेंटली मुझे पता चला कि पाकिस्तान ने कुछ जापान से कर्जे लिए हुए थे, और वो कर्जे हम वापस ना कर सके, और जापान की पॉलिसी ये है कि अगर वो एक दफा वेव ऑफ कर दें कर्जा, तो वो दोबारा कर्जा देते नहीं है। अब अगर आप पैरा 8 पढ़ें, जो कि जॉइंट जो बायलैटरल जो स्टेटमेंट आई है, अगर आप पढ़ें कि 19 मार्च को प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान दोनों ने उसको साइन किया हुआ। और उसमें ये पाकिस्तान के बारे ये कहते हैं कि एक तो जारी बात है, इंडिया का एक वो स्टैंडर्ड पैटर्न है। तो उन्होंने कहा जी कि टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जहां जहां पूरी दुनिया में है उसको खत्म किया जाए, और उसके ऊपर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो रीट्रेट करते हैं और कंडेम करते हैं टेरर अटैक इन इंडिया इंक्लूडिंग 26/11 मुंबई एंड पठानकोट अटैक्स, एंड कॉल अपॉन पाकिस्तान to take resolute and irreversible action against terrorist networks operating out of its territory and comply fully with the international commitments including FATF। समझ रहे हैं आप? पाकिस्तान में किसी को पता भी नहीं है कि ये स्टेटमेंट आई है, क्योंकि हमारे अंदर के मसाइल इतने, हम हमारे अंदर तो ऐसे अनारकी फैली हुई है कि सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना पड़ गया उस अनारकी का। अब ये देखें कि जापान जो है, भारत का तो ठीक है, पाकिस्तान के साथ पुराना मसला है। पाकिस्तान ने भी तो पूरी दुनिया को बताया था कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो भारत दहशतगर्दी कराता है, और हमने डॉसियर भेजे। कोई एक मुल्क भी ऐसा है दुनिया में जिसको हम ये साथ बिठा के और एक इस तरह की जॉइंट स्टेटमेंट ये कह सकते हैं कि भारत इस तरह कर रहा है? कोई एक मुल्क, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब या शाह महमूद कुरैशी साहब हमें बता सकें? क्वेश्चन ये है कि सारा टाइम आप हमें रोजी पिक्चर देते रहते हैं और कहते हैं बल्ले बल्ले हो गई, इधर ये हो गया, उधर वो हो गया। और ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्यों नहीं आते, और ये क्यों ताल्लुकात जो है उस लेवल पे नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कर क्या रहे हैं। जापान ने ऑफर किया इंडिया को कि $42 अरब की इन्वेस्टमेंट करेंगे, और वो किशीला साहब की विजिट के दौरान ये बात चली है, जो कि तकरीबन तकरीबन 5 ट्रिलियन येन बनता है। 5 ट्रिलियन येन। ये कोई छोटी स्टेट, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, ये कोई आसान छोटा पैसा नहीं है। ये बहुत बड़ा पैसा है। हमारे पास तो वो $50 अरब के, $60 अरब के चाइनीज प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें से रुके हुए हैं। असम पूरी दुनिया सिर से चुक ले। और ये देखें कि वो $42 अरब की बात कर रहे हैं। और मजे की बात है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो तमाम क्वाड पार्टनर्स के लीडर्स को बायलैटरली होस्ट कर रहे हैं। और ये जो थी, बेसिकली कहा जा रहा था कि जो 40th इंडिया जापान एनुअल समिट है, और इसमें जारी बात है उन्होंने बड़ा एक दूसरे के साथ जो है वो अप्रिशिएट किया, सपोर्ट किया। अब मजे की बात यह है कि जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान को तो पता भी नहीं क्या बात है। मैं तो पिट पिट के मर गया हूँ और कह गया हूँ कि भाई खुदारा इंडो पैसिफिक पे फोकस करो। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इंडिया के विजिट पे आने वाले हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग कि क्या बात होगी, क्या थोड़ी टेंशन कम होंगी दोनों कंट्रीज में? जो जो करने की कोशिश की है
वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर और हमारे चीफ ने भी कहा है कि क्या कारण है वो किसी को भी नहीं पता। सभी लोगों ने कई थियरीज बताया, लेकिन एक्चुअल कारण क्या है जिसकी वजह से चाइना ने किया वो किसी को नहीं पता है। बस ये जरूर है कि उनको कुछ हासिल नहीं हुआ, ये बिल्कुल क्लियर है। ऑफ कोर्स मुझे मालूम है कुछ एक चीजों पे अभी भी टसल चल रहा है, लेकिन क्या उसके अलावा कुछ हासिल हुआ है? कुछ नहीं हासिल हुआ है, लेकिन उनको नुकसान कई सारे चीजों में हुआ है। और भारत जैसा एक देश को उन्होंने एक अपना ऑपोजिट में या एक एडवर्सरी से एक ऊपर एक उस एक पूरा पब्लिक ओपिनियन जो भारत में है चाइना के खिलाफ चला गया, वो सब चीजें बहुत बड़ा नुकसान है उसके चाइना के लिए, उसमें कोई शक नहीं है। मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि जो आने वाले इस साल में ब्रिक्स जो है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका का जो मीटिंग है, 14th मीटिंग है, वो चाइना में होना है। तो चाइना में अगर जब होगा तो चाइना चाहता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वहां पर पहुंचे और वहां पर उस चीज में भाग ले। में क्वाड का भी मीटिंग होने वाला है, और क्वाड को चाइना का ही एक ऑफिशियल ने बोला है कि भाई क्वाड को भी हम जो इंडो पैसिफिक में कर रहे हैं उसको नाटो जिस तरह से रशिया की तरफ बढ़ रहा था हम उस नजरिया से देखते हैं। तो ये सब चीजों के बीच में चाइना जरूर चाहेगा कि भाई भारत को अपने साथ कम से कम ना रख पाए, फिर एटलीस्ट उनके खिलाफ ना हो। तो ये एक कोशिश है कि भारत को वापस जो बायलैटरल रिलेशन है उसको एक उसी पटरी पे ले जाए जो कि गलवान या जो लद्दाख के जो स्टैंड ऑफ से पहले की तरफ हो। तो ये दूसरा कारण है। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गलवान के बाद कई सख्त कदम भी उठाए, कई सख्त कदम के एक जैसे जो 5G था उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उस पर चाइनीज को शामिल नहीं किया है। जो एप्स का है 58 के आसपास ऐप है वो चाइनीज एप्स को बैन किए हैं। फिर जो एक क्लॉज रखा है जो FDI आएगा बाहर के देशों से, तो उसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन रखा है कि जो नेबरिंग कंट्रीज है वो बिना परमिशन के FDI पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। तो इस तरह की जो चीजें हैं चाइना के खिलाफ, जो इकोनॉमिक्स चीज के बावजूद, कोविड के बावजूद आने के बावजूद $125 बिलियन का ट्रेड हुआ है, तो इसका मतलब जो पोटेंशियल है वो बहुत इमेंस है, और वो चाइनीज भी जानते हैं कि इंडिया का जो पोटेंशियल है वो बहुत हाई है। तो इन सब कारणों की वजह से मेरे ख्याल से दिस इज द राइट टाइम, जबकि एक जो चाइना की तरफ एक बायलैटरल रिलेशन को लेके जाए ताकि वापस पटरी में आए। और इसमें एक चीज मैं और कहना चाहूंगा आजू जी, इसमें दैट इंडिया और चाइना के बीच में जो डिफरेंसेस वो ये है, इंडिया ने बोला है कि पहले आप जो बॉर्डर इशू है उसको निपटा दें, उस पे एक जो सोल्यूशन है या एक एग्रीमेंट हो, और उसके बाद हम बाकी सब चीजों पे हम चर्चा कर सकते हैं। चाइना बोलता है कि हम पहले बाकी सब चर्चा में चलने दो, लेकिन वो बॉर्डर इशू चलता रहेगा, वो तो हिस्ट्री का एक पार्ट है या लेगेसी इश्यूज है, उसको चलते रहने दो, लेकिन हमें बाकी सब चीजों में हम कॉन्सेंट्रेट है। बाकी सब चीजों में सबसे मोटा तो इकोनॉमी ही है। लेकिन इंडिया ने बोला नहीं, पहले हम उस पे हम एक डिसीजन चाहेंगे कि भाई इस तरह से नहीं हो सकता है कि आप वहां पर आप हमें तंग करें और हम बाकी सब चीजों में नॉर्मल सी रखें। तो वो दैट थिंग आई थिंक अभी शायद फॉरेन मिनिस्टर के आने से और सब्सिक्वेंटली अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड शी जिनपिंग का दोनों का एक बायलैटरल 1-to-1 मीटिंग हो, मोस्ट लाइकली ब्रिक्स में समिट में, तो मेरे ख्याल से ये एक जो लद्दाख में हो रहा है इस तरह का जो जिस तरह से पुराने टाइम था उसी जो स्टेटस को बोलते हैं उसमें जाने का एक संभावना है। मैं सिर्फ संभावना ही बोल रहा हूँ अभी, क्योंकि नथिंग इज फॉर श्योर। तो दिस इज द बैकग्राउंड इन विच दिस पर्टिकुलर फॉरेन मिनिस्टर्स likely visit which is going to take place.